प्यारे बच्चों, एक्सक्रीशन चैप्टर के लेक्चर 3 में हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन का फॉर्मेशन होता क्यों है, पहले ये समझिए आप। यूरिन का फॉर्मेशन होता है यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए। यूरिया का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? लिवर में। लेकिन वेस्ट जो है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होते हैं हमारी बॉडी से। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है किडनी में, वो बेसिकली यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए होता है। अब यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, और उन 3 मेजर स्टेप का नाम है, एक का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक का नाम है रीएब्जॉर्प्शन, और एक का नाम है सिक्रीशन। पहले इन तीनों को एक एक लाइन में मतलब समझते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड वेसल है, और उस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड आता है उसका फिल्ट्रेशन, उसका सेपरेशन होता है। तो उस स्टेप को, जब ग्लोमेरुलस के ब्लड का सेपरेशन होता है, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये क्यों होता है अभी बताऊंगा। अब जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ना, तो उसमें सिर्फ वेस्ट रिमूव नहीं होते, वेस्ट फिल्टर नहीं होते, यूजफुल चीजें भी फिल्टर हो जाती है। तो उन यूजफुल चीजों का दोबारा ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। तो सेकेंड स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप है सिक्रीशन। सिक्रीशन का क्या मतलब है कि ब्लड से जो सब्सटेंस सेपरेट होते हैं, उसका एक मेथड तो फिल्ट्रेशन है, लेकिन कुछ एक ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते, वो ब्लड डायरेक्टली फिल्ट्रेट में ऐड करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। और इन 3 प्रोसेस के पूरा होने के बाद हम उस फिल्ट्रेट को क्या कहेंगे? यूरिन कहेंगे। तो आइए समझते हैं तीनों स्टेप को एक एक करके। जैसे पहला स्टेप हमने बताया, क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसे आप जानते हो कि ये बॉमेंस कैप्सूल है ना, ये बॉमेंस कैप्सूल है, 2 वॉल्ट शेप होता है ना, ये बॉमेंस कैप्सूल है। बॉमेंस कैप्सूल के इनर वॉल पर ये पोडोसाइट सेल्स लगे होते हैं। यहाँ पर एफरेंट आर्टरी एंटर करता है, और इफरेंट आर्टरी बाहर निकलता है, और यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस होता है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर, ये जो ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर जो ब्लड आता है वो किससे आता है? एफरेंट आर्टरी से आता है, और इफरेंट से बाहर निकलता है। तो एफरेंट आर्टरी का डायमीटर आप देख लो ज़्यादा है, इफरेंट का जो डायमीटर है वो कम है। तो जितना ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है उतना ब्लड निकल नहीं पाता, तो ब्लड यहाँ पर टिका रहता है काफ़ी समय तक। उसके कारण यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर के कारण ब्लड में जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट होकर के इधर आ जाते हैं, बॉमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं। जो सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है, उस सब्सटेंस को फिल्ट्रेट कहते हैं, और इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब जो ब्लड आता कितना है ग्लोमेरुलस के अंदर, इसकी एक वैल्यू दे रखी है कि ग्लोमेरुलस के अंदर 1 मिनट में 1100 टू 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है। ये ब्लड आता कहाँ से? ये ब्लड आता है हार्ट से। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को जो ब्लड पंप करने का काम है, वो किसका काम है? हार्ट का काम है। तो हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है, और उस 5 लीटर का 1/5 पार्ट किडनी में आता है। उसी 1/5 पार्ट को हम क्या कहते हैं? कितना है वो वॉल्यूम? 1100 से लेकर के 1200 ml तक। तो ये ब्लड जब ग्लोमेरुलस में आएगा 1 मिनट में 1100 टू 1200 ml, ये सेपरेट हो जाता है। सेपरेशन के लिए जो हमने फोर्स बताया, वो फोर्स वही है कि एफरेंट से ज़्यादा ब्लड आया, इफरेंट से कम निकला, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ, और प्रेशर के कारण ब्लड का जो सब्सटेंस है वो सेपरेट हो जाता है। अब ये जो फिल्ट्रेशन बेड है, उसकी 3 लेयर होती है। फिल्ट्रेशन बेड की 3 लेयर होती है। वो 3 लेयर का नाम समझो, ये नंबरिंग हमने कर रखा है। ये पहला लेयर है ऊपर वाला, ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस की वॉल एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है ना, 3 लेयर, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। फिर जो इनर वॉल है बोमेंस कैप्सूल का, उस पर एक स्पेसिफिक सेल्स लगे होते हैं, पोडोसाइट्स। तो ये जो 2 सेल है, एंडोथीलियम, पोडोसाइट, ये दोनों सिंपल एपिथेलियल सेल्स हैं।
और जो सिंपल एपिथेलियल सेल्स है उसके वो किस पर रेस्ट करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ये दो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो आप देख रहे हो कि 3 लेयर है यहाँ पर। एक एंडोथेलियल सेल का लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है दोनों का, और पोडोसाइट। तो ये जो 3 लेयर है इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में है ना माइन्यूट सा स्पेस रह जाता है। तो उस स्पेस को जो पास कर पाएगा वो सेपरेट हो जाएगा, वो फिल्टर हो जाएगा, और जो पास नहीं कर पाएगा वो फिल्टर नहीं होगा। तो क्या क्या पास होता है और क्या पास नहीं हो सकता? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, इन सब का साइज बड़ा होता है, इस स्पेस से बड़ा होता है। तो स्पेस से बड़ा होता तो ये सेपरेट नहीं हो पाता। प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा के ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स है वो बड़े साइज के होते हैं, वो पास नहीं हो पाता। इन 3 चीजों को छोड़ करके बाकी सारी चीजें यहाँ पर, ब्लड की सारी चीजें जो है वो सेपरेट हो जाती है। जो सेपरेट हो जाता है सब्सटेंस, उसमें ब्लड के वो सारे सब्सटेंस होते हैं इन 3 चीजों को छोड़ करके। ब्लड के कार्पसस नहीं होते, ब्लड के प्रोटीन्स नहीं होते, प्लाज्मा के प्रोटीन्स नहीं होते, बाकी सारी चीजें सेपरेट हो जाती है। जो चीजें सेपरेट हो जाती है, इस इस सेपरेटेड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इस सब्सटेंस को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। और व्हाट इज मैकेनिज्म कॉल्ड एज, या तो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह लो या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह लो। तो ये पहला स्टेप है यूरिन के फॉर्मेशन का, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब एक डेफिनेशन है यहाँ पर, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनता है? तो 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनता है? 125 ml फिल्ट्रेट फॉर पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट फॉर्मेशन होता है। इसी को पूरे एक दिन की बात करोगे तो ये 180 लीटर हो जाता है। कैसे निकाला हमने? 1 मिनट में बना 125, तो 125 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से, तो 1 घंटे में निकल आएगा। और फिर उस मल्टीप्लाई कर दो 24 से, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 लीटर। तो पूरे एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है डे पर डे। ठीक है, तो जीएफआर हो गया। अब है थोड़ा एक लाइन समझें कि यूरिया का, जैसे हमने कहा कि यूरिया बनता है लिवर में, और वो रिमूव होता है किडनी से यूरिन के साथ, क्योंकि यूरिया जो है वाटर सॉल्युबल होता है, तो उसको पानी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। यदि फिल्ट्रेशन का रेट कम हो जाए, यदि फिल्ट्रेशन का रेट कम हो जाए किडनी में, तो यूरिया बनना तो बंद नहीं होगा ना। वो यूरिया तो वो लिवर में बन रहा है, किडनी से वो तो सिर्फ रिमूव होता है। तो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ने लगेगा, और यूरिया टॉक्सिक होता है। एक सर्टेन अमाउंट तक हमारी बॉडी से टॉलरेट कर सकती है, और उस सर्टेन अमाउंट से यदि ज़्यादा होता है उसका अमाउंट, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। तो किडनी के अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रेट स्लो ना होने पाए। उस मैकेनिज्म को, उस स्ट्रक्चर को, जो जीएफआर को डिटेक्ट करता है, उस स्ट्रक्चर को जेजीए कहते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में दो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, डीसीटी के और एफरेंट आर्टरियोल के। एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी के जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मैं आगे बताऊंगा जब हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस करेंगे। तो ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, इसका फंक्शन क्या है? वो जीएफआर को डिटेक्ट करता है कि जीएफआर कम तो नहीं हो गया, क्योंकि कम होने से ब्लड में यूरिया का लेवल क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो इन कंडीशंस में, जबकि जीएफआर कम हो जाता है, तो जेजीए एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम है रेनिन। ये हार्मोन रिलीज होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से, जो कि एफरेंट आर्टरियोल के अंदर होता है।
और ये फिर रेनिन हार्मोन जो है वो ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाता है। ये मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है और इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, रास मैकेनिज्म है ना, रास मैकेनिज्म में इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी उसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है कि जीएफआर का कम होना हमारे बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। तो किडनी के अंदर कुछ एक मैकेनिज्म है जो जीएफआर को बढ़ा देता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीजी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस पैराग्राफ पर। जैसा अभी हमने कहा कि 180 लीटर नेफ्रिक फिल्ट्रेट एक दिन के अंदर बनता है, 24 घंटे में 180 लीटर। लेकिन यूरिन कितना बनता है? 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर ही तो यूरिन बना, 180 लीटर नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना। तो बाकी का जो सब्सटेंस है फिल्ट्रेट का वो किधर चला जाता है? वो वापस ब्लड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब्सटेंस जो होते हैं, ज़्यादातर सब्सटेंस क्या होते हैं? यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। और वो यूजफुल सब्सटेंस फिर से वापस किधर चला जाता है? वो फिर से वापस ब्लड में वापस चला जाता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन जो है वो नेफ्रॉन के अलग अलग रीजन में अलग अलग पार्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है। कुछ सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव मेथड से होता है जिसके लिए एनर्जी लगेगी, कुछ का एब्जॉर्प्शन पैसिव मेथड से होता है जिसके लिए एनर्जी नहीं लगेगी। एक पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं और सोडियम आयन, ये दोनों तीनों चीज़ें जो है वो एक्टिव मेथड से रीअब्जॉर्ब होती है। लेकिन थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन जो थोड़ा बहुत होता है, ये बहुत माइनर सब्सटेंस है, तो उसको हम आ, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव पैसिव मेथड से होता है, उसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन वो भी पैसिव मेथड से होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे हम अलग से करेंगे कि कौन कौन से पार्ट में कौन से चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। जो तीसरा स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, जिसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है के मेथड में कुछ चीज़ें ब्लड से फिल्ट्रेट में ऐड होती है। वो ये सारे मेन सब्सटेंसेस हैं, H प्लस आयन है, K प्लस आयन है, अमोनिया है, ये मेन है जो फिल्ट्रेट में ऐड होता है ब्लड से। ये जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से नहीं आता। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से एक सब्सटेंस याद कर सकते हो, द ओनली सब्सटेंस विच इज सेपरेटेड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एज वेल एज ट्यूबुलर सिक्रीशन विच इज एडेड इनटू द ब्लड इज पोटेशियम आयन। इसके अलावा जैसे H प्लस है, अमोनिया है और दूसरी चीजें सिर्फ ट्यूबुलर सिक्रीशन से ऐड होती है। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन का ज़्यादातर इंपॉर्टेंस किस बात को लेकर के? यूरिन फॉर्मेशन में उसका बहुत मेजर रोल नहीं है। यूरिन फॉर्मेशन में मेजर रोल अल्ट्राफिल्ट्रेशन का है। तो फिर ये बेसिकली किस लिए होते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन? ट्यूबुलर सिक्रीशन होते हैं टू मेंटेन आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। यदि H प्लस आयन ब्लड में रह जाता तो ब्लड एसिडिक नहीं हो जाता। तो ब्लड को एसिडिक तो नहीं होने देना है। ब्लड एसिडिक हो तो पर्सन जिंदा कैसे रह पाए? ये 3 स्टेप्स हैं। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो हमने देख लिया। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ पर होता था? मालपीजियन बॉडी के अंदर। मालपीजियन बॉडी कौन कौन मिलके बनाते हैं? मालपीजियन बॉडी इज फॉर्म बाय मालपीजियन बॉडी इज फॉर्म बाय बोमेस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब जो आगे का पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट में दो मेजर इवेंट होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। एक को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन और दूसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है उसको हम देखें। सबसे पहले पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सबसे इंपॉर्टेंट साइट है रीएब्जॉर्प्शन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है रीएब्जॉर्प्शन का, तो इसके लिए सरफेस एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पर पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, जैसे क्यूबॉइडल सेल है, ये क्यूबॉइडल सेल हो, स्क्वायरिश सेल, और इसके ऊपर माइक्रोविलाई लगे होते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो क्यूबॉइडल सेल पर
ब्रश बॉर्डर लगा होना, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है। पीसीटी में ऐसा एपिथेलियम होता है। यहाँ पर है कि नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये 100% यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द आयंस, 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस भी हैं, जो यूजफुल आयंस हैं, वो भी रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड में वापस चले जाते हैं। हमने शुरू में किया था ना कि पीसीटी और डीसीटी के अराउंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है। वो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, वो इसीलिए तो होती हैं ताकि सब्सटेंस एब्जॉर्ब होकर के वापस कहाँ पर आ सके, ब्लड में आ सके, तो वो ब्लड में वापस आ जाता है। ये तो लेकिन जब ये सारी चीजें, यूजफुल न्यूट्रिएंट और इलेक्ट्रोलाइट जब ब्लड में जाएगा, तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाएगा, तो ब्लड को क्या चाहिए, ब्लड को पानी चाहिए। तो जहां पर सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, वहीं पर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीएब्सॉर्ब इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये तो हुआ पीसीटी में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब पीसीटी में सिक्रीशन का प्रोसेस क्या क्या, कौन कौन से होते हैं। जैसे पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन। देखो सिक्रीशन किन किन चीजों का हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का। हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का सिक्रीशन हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, बाइकार्बोनेट का। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो डायग्राम, ये जो ऊपर की चीजें हैं, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये रीएब्जॉर्प्शन है, ये रीएब्जॉर्प्शन है। ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर के, फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब होकर के किधर जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। और ये ब्लड से ऐड हो रहा है फिल्ट्रेट में, कौन कौन सा है, H प्लस एंड अमोनिया। ये ब्लड में ब्लड से आ रहा है, फिल्ट्रेट में ऐड हो रहा है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये सिक्रीशन है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो रीएब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन। तो पीसीटी में हम देख रहे हैं कि सिक्रीशन हो रहा है H प्लस का और अमोनियम का, क्योंकि ये यदि ब्लड में रहेगा तो उसके कारण प्रॉब्लम होगी, ब्लड की एसिडिटी वगैरह बढ़ जाएगी, एसिड पीएच उसका कम हो जाएगा। तो क्या देखा हमने कि पीसीटी में मोस्ट ऑफ द पार्ट रीअब्सॉर्ब होकर के आ गया। अब आता है रोल ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। डायग्राम से ही समझा दो। यहाँ पर ये डिसेंडिंग लिम्ब है जो नीचे की तरफ आ रहा है, जो असेंडिंग लिम्ब है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि ये कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहा है, डिसेंड कर रहा है। ये मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ से आ रहा है, असेंड कर रहा है। तो ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो ये लूप ऑफ हेनले के जो दो लिम्स होते हैं, इनकी परमिलिटी थोड़ी अलग तरह की होती है, इनका एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग तरह का होता है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, आप देख रहे हो, ये वाटर के लिए परमेबल है, यहाँ पर सॉल्ट नहीं निकल रहा, नहीं, ये वाटर के लिए तो परमेबल है लेकिन सॉल्ट के लिए इम्परमेबल है। लेकिन ये वाला जो लिम्ब है, ये सॉल्ट के लिए परमेबल है लेकिन वाटर के लिए इम्परमेबल है। सॉल्ट के लिए परमेबल, वाटर के लिए इम्परमेबल। तो दो लिम्ब के जो फीचर्स होते हैं अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर जो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड का, ये दोनों ही मेथड से होता है, एक्टिव मेथड से भी होता है और पैसिव मेथड से भी होता है। ये भी याद रखना है कि असेंडिंग लिम्ब में जो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, ये दोनों ही मेथड से होता है, ये दोनों ही मेथड से होता है, एक्टिव मेथड भी है और पैसिव मेथड भी है। तो ये था लूप ऑफ हेनले का। लूप ऑफ हेनले के बारे में एक और चीज याद रखना चाहिए कि लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है, वहां पर मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम, बहुत स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट तो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए, पीसीटी में एब्जॉर्ब हो गए ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो लूप ऑफ हेनले के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। कंडीशनल, ये थोड़ा समझना, इसको थोड़ा इलैबोरेट कर रहा हूँ, इसको आप समझिए कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशन का क्या मतलब है? हम दो कंडीशन को एज्यूम करें। एक पहला कंडीशन एज्यूम करें कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेटेड मतलब हमारे बॉडी में पानी की कमी है। तो बॉडी में पानी की कमी है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो ब्लड को तो पानी चाहिए। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक हार्मोन सिक्रीट होता है एडीएच, जिसके रिसेप्टर डीसीटी पर होते हैं। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ पर अटैच होगा? डीसीटी में अटैच होगा। और डीसीटी में जो फिल्ट्रेट का वाटर था, है ना, फिल्ट्रेट वाला जो वाटर था, ये एब्जॉर्ब होकर के किधर चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम जो कम हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन जो फिल्ट्रेट है इन कंडीशन में, क्योंकि फिल्ट्रेट से वो पानी ब्लड में गया ना, तो फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं जब जब हम कम पानी पीते हैं तो उस समय हमारा यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो ये कंडीशन था जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो। अब दूसरा कंडीशन ये देखिए कि हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, हमारी बॉडी ओवर हाइड्रेटेड है। तो ओवर हाइड्रेटेड होने के कारण ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में तो जाएगा, तो ब्लड में वाटर ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्यूट कम हो जाएगा। और ब्लड में जब सॉल्यूट कम होगा तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 से कम हो जाएगी। ये 300 तो मिनिमम होता है ना, 300 मिली ऑस्मोल मिनिमम ऑस्मोलैरिटी होती है। तो 300 जो है मिनिमम ऑस्मोलैरिटी होती है। तो जो 300 है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, उससे जैसे ही कम होगा, ये वापस 300 पे लाने के लिए क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट आएगा कहाँ से? सॉल्ट आएगा वही फिर फिल्ट्रेट से आएगा। तो उस कंडीशन में सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक हार्मोन चाहिए। उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्ट्रॉन एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयन को लेके किधर चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। तो जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई थी, वापस बढ़ के 300 पर आ जाएगी। तो इसी को कंडीशनल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो एडीएच का सिक्रेशन होगा और वो वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लड में लेके जाएगा। 300 से कम हो जाएगा हमारी ऑस्मोलैरिटी जब हमारी बॉडी ओवर हाइड्रेटेड है। तो उस कंडीशन में एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा और एल्डोस्टेरॉन सोडियम को लेके किधर जाएगा? ब्लड में लेके जाएगा। और ब्लड में जाएगा तो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है नॉर्मल पर रिटर्न हो जाएगी। इसी को कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कहते हैं। फिर डीसीटी में यहाँ पर बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का भी होता है एंड अमोनिया का भी होता है। तो ये याद रखना है कि सिक्रीशन किन किन का हो रहा है? हाइड्रोजन का, आयन का, पोटेशियम आयन का और NH3 का। और ये पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डीसीटी में, सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। ये जो हार्मोन है ना एल्डोस्टेरॉन, ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, ये दो काम करता है। ये क्या करता है? जैसे मान लो कि ये ब्लड है हमारा, ठीक है, और ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट है और एक ब्लड है। तो ब्लड से एल्डोस्टेरॉन ब्लड से पोटेशियम आयन को फिल्ट्रेट में लेके आता है और फिल्ट्रेट से क्या लेके जाता है? सोडियम आयन लेके जाता है। इसी को कहते हैं सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस को कौन कौन बैलेंस करता है? एल्डोस्टेरॉन करता है। और ये काम कहाँ पर होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब लास्ट में बचता है ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, बाइकार्बोनेट, H+, K+, ये सिक्रीट हो रहे हैं। अब आखिर में द रोल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन, ये हमने आपको पहले बता रखा। बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। ये एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल है जो मेडुला से पास होता हुआ निकलता है कैलिसिस में। तो इसमें एक तो बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यहाँ भी
एडीएच के रिसेप्टर्स होते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है इन उन कंडीशंस में जब कभी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना हो, क्योंकि एडीएच के जो रिसेप्टर्स हैं वो कलेक्टिंग डक्ट पर भी होते हैं और डीसीटी पर भी होते हैं। तो जब कभी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत कब होगी? जब हमारा ब्लड कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा, तो फिल्ट्रेट का जो पानी है वो ब्लड में चला जाएगा और यूरिन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। यहाँ से स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी बाहर निकल के आता है। इसे यहाँ पर देख लो, ये स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी बाहर निकल रहा है। ये यूरिया क्यों बाहर निकल रहा है? ये बाहर निकल के ये जो स्पेस तुम देख रहे हो, ये स्पेस ये मेडुला का है। इसी स्पेस को कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। क्यों? ये अभी यहाँ पर नहीं समझा सकते। ये जब हम अगला टॉपिक करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, तो वहाँ पर ये चीज़ आएगी। यहाँ पर देखेंगे कि उस समय जब यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन करने में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यही दोनों, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। तो कैसे मेंटेन करते हैं वो आगे की बात है। और फिर कलेक्टिंग डक्ट का भी रोल पीएच को मेंटेन करने में है। कैसे? यहाँ भी H+ और K+ आयन का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। तो इस तरह से हमने तीनों स्टेप कर लिए। हमने रोल ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल किया। मालपीजियन ट्यूब्यूल में क्या था? अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ। मालपीजियन ट्यूब्यूल में अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ। बाकी के जो ट्यूबुलर पार्ट है, पीसीटी है, डीसीटी है, डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप और फैनले है, या कलेक्टिंग डक्ट है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? वहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन का प्रोसेस हुआ और रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ। और इन सब प्रोसेस को पूरा होने के बाद नेफ्रिक फिल्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया? यूरिन में कन्वर्ट हो गया। यूरिन, एक सवाल आता है कि यूरिन टर्म हम पहली बार कहाँ पर यूज करते हैं? यूरिन टर्म हम पहली बार यूज करते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यूरिन बनने के बाद वो धीरे धीरे कलेक्टिंग डक्ट के जरिए और फिर यूरेटर के जरिए कहाँ पर आके स्टोर होता है? ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर मिक्चुरेशन का प्रोसेस होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने यूरिन फॉर्मेशन का पूरा मेथड पढ़ लिया। अब अगला जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से होता है, उसके पीछे क्या फिजियोलॉजी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।